नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा क्लास जो है वो 48वां है, लेकिन आज जो है वो रिवीजन क्लास है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। तो आज हम आप सबके लिए रिवीजन क्लास लेकर आए हैं और जो भी स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखते हैं उन सब लोग से जो है वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आता है और आंसर पता रहता है तो आप लोग जो है वो इसको कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रिवीजन करते हैं आज, क्योंकि रिवीजन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है? क्या एड्रेनलिन या इंसुलिन या थायरोक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? तो किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है? तो किसके लिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थायरोक्सिन। किसका? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन संश्लेषण के लिए क्या होता है? तो ये आवश्यक होता है, ठीक है। एड्रेनलिन की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन। और जो भी पहले से वीडियो नहीं देखे हैं, अगर अच्छे से डिस्कशन के साथ देखना चाहते हैं तो आप लोग जो वो पहले नंबर से वीडियो को देखा करिए, ठीक है। आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये एड्रेनलिन को जाना जाता है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। कहाँ होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से, बीटा सेल से, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये क्या होता है? पुरुष सेक्स हार्मोन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है? क्या प्लाज्मोडियम के कारण या मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण या क्यूलेक्स मच्छर के कारण या फिर विषाणु के कारण? तो ये मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अगर आप लोग नहीं देखें तो बार बार हम कह रहे हैं कि आप लोग जाके देखिए, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। बी वैक्स और फैंसीफेरम नामक प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? तो ये जो होता है वो मलेरिया होता है। मलेरिया की बात कर ले तो मलेरिया जो होता है वो कौन से मच्छर काटने से होता है? तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्या? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया से संबंधित, मलेरिया को जो है वो ठीक करने के लिए दवा कुनैन और क्लोरोक्यून होता है, ठीक है। तो ये सब जो हम अच्छे तरीके से एकदम बताए हैं, तो आप लोग कृपया करके जाइए और वीडियो को देखिए, ठीक है। और हम लाइव भी आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हमें इधर थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कारण होता है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कारण होता है? क्या विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, वसा के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो होता है वो किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण। किसके कारण? तो ये प्रोटीन के कारण और कार्बोहाइड्रेट्स के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ का उदाहरण इन चार में से कौन नहीं है? क्या गाजर, मूली, आलू या फिर सलजम? तो जड़ कौन नहीं है पूछ रहा है। तो जड़ जो है वो आलू क्या है? तो आलू तना का उदाहरण है। किसका? तो तना का उदाहरण है, तना का उदाहरण है, ठीक है। अगला है कि केचुआ के शोषण के लिए कौन सा कथन सत्य है? केचुआ के शोषण के लिए कौन सा कथन सत्य है? क्या केचुआ नासिक ग्रंथि के द्वारा शोषण करता है या फिर त्वचा के द्वारा करता है या मुख के द्वारा करता है या इनमें से कोई नहीं? तो केचुआ की बात कर ले तो केचुआ जो होता है वो किसके द्वारा शोषण करता है? तो केचुआ जो है वो त्वचा से शोषण करता है। किसके द्वारा? तो त्वचा से शोषण करता है। केचुआ की बात कर ले तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाला जानवर है? गर्म रक्त वाला जानवर इनमें से कौन सा है? क्या मछली है, सांप है, मेढक है या चमगादड़ है? तो गर्म रक्त वाला जो है वो जानवर इसमें कौन हो जाएगा? तो चमगादड़। जितने भी स्तनधारी हैं और पक्षी वर्ग में जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु हैं और पक्षी वर्ग वाले, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो स्तन ये कहलाते हैं गर्म रक्त वाले। और ठंडे रक्त वाले उभयचर यानी कि रेंगने वाले उभयचर ले लीजिए, या फिर
क्या कहते हैं, उभयचर के सांप वगैरह जो होता है वो किस में आता है, तो ये ठंडे रक्त वाले जानवर में आते हैं। और ये सब का पीडीएफ भी हम डाले हैं, तो आप लोग जो जाके स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, और इसके पहले जो है स्टार्टिंग से देखिए, स्टार्टिंग से कितना मजा आया होगा जो देखते होंगे, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वायु जलने में सहायक होता है। वायु, कौन सा वायु जलने में सहायक होता है, क्या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या जलवाष्प, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में कोई जो है वो चीज नहीं जल सकती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में क्या होता है, सहायक होता है। और कोई भी तरह चीज जो होता है अगर पूरे तरीके से जल जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और अगर अधूरा जलता है तो क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद फैक्ट्री कहते हैं। पादप की खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं, क्या पत्ता को कहते हैं, तना को कहते हैं, जड़ को कहते हैं, या शाखा को कहते हैं। तो पादप, इनमें से किसे पादप की खाद फैक्ट्री, तो खाद फैक्ट्री किसको कहते हैं, पत्ता को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो होता है वो इनका भोजन तैयार होता है। तो पत्ता को क्या कह सकते हैं, तो पौधे का रसोई घर के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि उनका खाना जो तैयार होता है वो कहाँ होता है, तो पत्ते में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी रूप से संशोधित फसल कौन सा है। अनुवांशिकी रूप से संशोधित फसल कौन सा है, क्या बीटी वैगन है, बीटी कपास है, या सुनहरा चावल है, या इनमें से कोई नहीं। तो संशोधित फसल कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, बीटी बैगन। बीटी बैगन के अलावे जो होता है वो कपास, सोयाबीन, कनौला, ये सब भी जो है वो क्या है, तो संशोधित फसल यानी मॉडिफाइंग फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या तापमान पर निर्भर करता है, क्या मोललता, मोल अंश, मोलरता, या फिर पीपीएम। इनमें से कौन जो है वो तापमान पर निर्भर करता है, तो तापमान पर क्या निर्भर करता है, तो मोललता, मोलरता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से नेत्रों का कौन सा भाग जो होता है विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब रंग कौन प्रदान करता है, क्या लेंस करता है, रेटिना करता है, कॉर्निया करता है, या फिर आइरिस करता है। तो रंग कौन प्रदान करता है, तो ये आइरिस यानी कि दृश्य, आइरिस करता है, क्या करता है, कौन, तो ये आइरिस करता है। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, क्या लाइकोपीन के कारण, एंथोजेंथीन के कारण, या एंथोसाइनिन के कारण, या कैरिटानाइट्स के कारण। तो टमाटर का लाल रंग कैसे होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण होता है, कैसे, तो ये लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुंगता मापी का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। तुंगता मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, क्या तापमान को, ऊंचाई को, गहराई को, या दाब को। तो तुंगता मापी कहिए या फिर अल्टीमीटर कहिए। तो अल्टीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो अल्टीमीटर के द्वारा जो होता है वो ऊंचाई को मापा जाता है, क्या, तो ऊंचाई को मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा धोने का साबुन क्या है। कपड़ा धोने का साबुन क्या है, क्या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बना सोडियम लवणों का मिश्रण है, या सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या फिर क्लोरीन है। तो क्या हो जाएगा, कपड़ा धोने का साबुन जो होता है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उच्चतर वसा अम्ल से बना सोडियम लवण का मिश्रण होता है। हम इसका ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम पहली क्लास में जो है बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल की सतह पर सुई तैरती है, ऐसा क्यों। जल की सतह पर सुई तैरती है, ऐसा क्यों, क्या पृष्ठ तनाव के कारण, या सुई का छोटा आकार होने के कारण, या सुई का जल सतह पर कम दाब लगाने के कारण, या सुई का कम भार के कारण। तो क्यों होता है ऐसा, तो ये जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्तन ग्रंथियों का कैंसर किसे कहा जाता है। स्तन ग्रंथियों का कैंसर किसे कहा जाता है, क्या कार्सिनोमास को, या सर्कोमास को, या ल्यूकोमियास को, या मिलेनोमास को, किसको कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, तो कार्सिनोमास को। किसको, स्तन ग्रंथियों का कैंसर किसको कहा जाता है, तो कार्सिनोमास को कहा जाता है। बात कर ले कि फादर ऑफ
फादर ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कैंसर, फादर ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन किस परमाणु में होते हैं? क्या फ्लोरीन में, पोटेशियम में, मैग्नीशियम में या फिर हीलियम में? तो दो जो है वो इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन किस में हो जाएगा? तो ये हीलियम में। किसमें? तो हीलियम में, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। ठीक है। किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है? यूरिया जो होता है वो किसके उपापचय से उत्पन्न होता है? क्या प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड के या फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों? तो ये किसके उपापचय से यूरिया उत्पन्न होता है? तो यूरिया जो होता है वो प्रोटीन के उपापचय से उत्पन्न होता है। किसके? तो प्रोटीन के उपापचय से उत्पन्न होता है। यूरिया की बात कर ले तो फॉर्मूला क्या होता है? तो NH2CONH2 होता है, और इसका अन्य नाम जो होता है वो कार्बामाइड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यूरिया की हम बात कर ले तो सबसे पहले प्रयोगशाला में इसको जो है प्रयोग किया गया था, यूरिया का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वाशियोकर रोग किसके कारण होता है? क्या कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, खनिज लवण के कारण या वसा के कारण या प्रोटीन के कारण? तो क्वाशियोकर रोग को हम एडमे के नाम से भी जाना जाता है, एडमे रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है वो किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है। और क्वाशियोकर की बात कर ले तो ये सबसे ज्यादा जो होता है वो बच्चे में देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे में जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोकर रोग हो जाते हैं। ठीक है। अगला है कि वही क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? क्या बाहरी ताप पर, वायुमंडलीय ताप पर या वायु गति पर या इनमें से सभी पर? मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पे निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करता है? तो ये सभी पर, बाहरी ताप पर भी, वायुमंडलीय ताप पर भी और वायु गति पर भी निर्भर करता है। ठीक है। अगला है कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? क्या फॉस्फोरिक एसिड के कारण या फिर लैक्टिक एसिड के कारण या ऑक्जेलिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? किसके कारण जो होता है वो कोका कोला में खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो किसके कारण होता है? तो फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है। इसकी बात कर ले फॉर्मूला H3PO4 होता है, H3PO4 होता है। लैक्टिक अम्ल की बात कर ले तो ये दूध दही में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये पालक में भी पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो पालक में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो सोरा और फिटकरी में। कहाँ? सोरा और फिटकरी में पाया जाता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स इनमें से कौन सा है? नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग से लिया गया है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या होता है? प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। और आप लोग के लिए जो हम बता दें कि मैराथन क्लास भी आएगी, तो टेंशन नहीं लेना है, जब हम लाइव आएंगे तो सारा कुछ होगा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या होता है? प्रोटॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तत्व पूछ रहा है क्या? तो तत्व, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? क्या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या हीलियम है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या? हाइड्रोजन। अगर गैस पूछे तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि धुआं किस प्रकार की विलयन का उदाहरण है? धुआं जो है वो किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ठोस में गैस का या फिर गैस में ठोस का या गैस में द्रव का या गैस में गैस का? धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं जो होता है वो किस प्रकार का है? तो गैस में ठोस का। किसका? तो गैस में ठोस का है। गैस में गैस का किसका होता है? तो गैस में गैस का क्या? तो वायु का होता है। गैस में गैस वायु का होता है। और गैस में द्रव किसका होता है? तो गैस में द्रव जो होता है वो कोहरा का होता है। किसका? तो कोहरा का होता है।
अगला है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? क्या सेरिब्रम के द्वारा, या थायराइड के द्वारा, या सेरिबेलम, या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम की बात करें तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। लगभग पूरे मस्तिष्क का 80% जो होता है वो सेरिब्रम होता है। लगभग कितना होता है? तो सेरिब्रम जो होता है पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% होता है। ठीक है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ये सब तो बताए हैं हम पहले आप लोग को, है ना। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? क्या थायराइड है, लार ग्रंथि है, यकृत है, या अमाशय है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत जो होता शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे छोटी कौन है? तो पिट्यूटरी है। अग्नाशय की बात करें तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की हम बात कर ले तो क्या होता है? यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यकृत का अध्ययन जो होता है वो हिपैटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ठीक है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है? तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य जो होता है वो यकृत ही करता है, यानी लीवर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? दिशा और परिमाण दोनों मतलब क्या? तो सदिश राशि। जिसमें दोनों होगा वो क्या कहलाता है? तो सदिश राशि होता है। क्या? द्रव्यमान, दूरी, संवेग या चाल। तो किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो ये संवेग में। किसमें? संवेग में जो होता है वो दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी कि संवेग क्या है? तो ये सदिश राशि है। बाकी ये तीनों का है तो ये अदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव दाब निर्भर करता है किस पर? द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो क्या केवल द्रव की गहराई पर, केवल द्रव के घनत्व पर, या केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, या उपयुक्त तीनों पर? तो द्रव दाब निर्भर करता है किस पर? तो द्रव का दाब जो होता है वो इन सभी पर निर्भर करता है। इन सभी पर जो होता है वो द्रव का दाब निर्भर करता है। ठीक है। केवल द्रव की गहराई पर भी, घनत्व पर भी, और गुरुत्वीय त्वरण पर भी। अब क्यों करता है, कैसे करता है, इसको जाके आपको पहला क्लास में देखना है। अच्छे तरीके से एकदम बताया गया है। ठीक है। चलिए यहीं तक क्वेश्चन है। तो आप लोग को सेशन अगर अच्छा लगता है तो वही शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और हमको भी आगे बढ़ाइए। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।